मणिपुर जल रहा है। To your go-to news website, chances are you will see something about Manipur, and it's all bad news. Violence, death, arson, ethnic violence. लेकिन देश को बंगाल में क्या हुआ उसकी पड़ी हुई है। टीएमसी और उनके नेता इलेक्शन हारने के बाद भी 100 तरह के गंद मचा रहे हैं, और उधर बीजेपी के सपोर्टर्स एक साथ बैठ के टीएमसी के इस डाउनफॉल का मजा ले रहे हैं। लेकिन किसी को इस बात का भनक तक नहीं है कि मणिपुर में 200 से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। 60,000 से भी ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं, और इसका प्रूफ आप मणिपुर रिलेटेड एक्स पोस्ट पे भी देख सकते हो, जिन पे 500 व्यूज भी नहीं आते। आखिर क्यों मीडिया, गवर्नमेंट और ओपोजिशन इस सीरियस इशू को देख के भी अनदेखा करती जा रही है? क्या लोगों की जान की कीमत अब नहीं बची? वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, चैनल की पहली वीडियो के हिसाब से यह टॉपिक बहुत ही बुरा है, क्योंकि लोग इसको देखेंगे ही नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अनफोल्डिंग इश्यूज पे सिर्फ और सिर्फ रियल इश्यूज पे ही बात होगी। बढ़ते वीडियो में आगे। इंडिया में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और इंसर्जेंसीज के पीछे कई रीजंस होते हैं। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, एथनिसिटी, लैंड डिस्प्यूट्स और हिस्टोरिकल टेंशंस। और मणिपुर में भी ये सारे फैक्टर्स एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड नजर आते हैं। सभी लोग कह रहे थे कि मणिपुर में पीस आ गया है। ये पीस है क्या? अगर ये पीस है तो हमें ये पीस नहीं चाहिए। हमें ये सब 2023 में शुरू हुआ, जब मणिपुर हाईकोर्ट ने गवर्नमेंट को अपने एसटी रिकमेंडेशंस को सबमिट करने के लिए ऑर्डर दिया। इस रिकमेंडेशन में मैती कम्युनिटी को एसटी स्टेटस देने की बात हुई थी, और सारी की सारी प्रॉब्लम्स यही से शुरू होती है। मणिपुर की जियोग्राफी 2 हिस्सों में बटी हुई है, हिल्स और वैलीज। वैलीज में मेजोरिटी मैती कम्युनिटी के लोग ही रहते हैं, और हिल्स में नागा और कुकोजी कम्युनिटी के लोग रहते हैं। वैली में रहने के कारण मैती लोगों को बेटर एजुकेशन, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज और बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिलती है, और इन्हें ओबीसी स्टेटस भी मिला हुआ है। और दूसरी तरफ हिल्स में रहने वाले नागा और कुजो की कम्युनिटी के लोग, जिन्हें एसटी स्टेटस मिली हुई है, जिसका मतलब है उनको कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से कुछ सेफगार्ड्स मिली हुई है। लेकिन ये मैटर तब बड़ा हुआ जब मैती कम्युनिटी भी एसटी स्टेटस के लिए डिमांड करती है। ये मैटर मणिपुर हाईकोर्ट तक पहुंचता है, और हाईकोर्ट ने भी इसे मान लिया, और यही से मणिपुर जलना शुरू होता है। यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और हो सकता है ये सवाल आपको अनकंफर्टेबल भी करे। हम बार बार कहते हैं कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन क्या डेमोक्रेसी का मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना नहीं होता? आपके आसपास ही ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जो डिजर्विंग होके भी जॉब लेने के लिए स्ट्रगल करते हैं। हाँ, ये भी सच है कि इंडिया में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और हिस्टोरिकल इनजस्टिस बहुत गहरा रहा है। लेकिन क्या आप अपने बूढ़े माँ को उस डॉक्टर के पास लेके जाओगे जिसका रिजर्वेशन कोटा से कम मार्क्स के बावजूद डॉक्टर डिग्री है? क्या सिस्टम का गोल इक्वलिटी क्रिएट करना है, या फिर सोसाइटी को और ज्यादा डिवाइड कर देना? और शायद इसीलिए रिजर्वेशन का टॉपिक इंडिया में इतना सेंसिटिव है। कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड एंड फ्लेक्सिबल दोनों इसलिए बनाया गया था ताकि वक्त के साथ चेंजेस किए जा सके। लेकिन रिजर्वेशन जैसे इश्यूज पर पॉलिटिकल पार्टीज अक्सर खुलकर डिबेट करने से बचती हुई नजर आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इशू डायरेक्टली वोट बैंक पॉलिटिक्स से भी जुड़ा हुआ है। इस पर आपका क्या सोचना है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। 2023 से चल रहे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स और कास्ट बेस्ड टेंशंस के चलते अब तक कई 100 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले ही महीने बिष्णुपुर में हुए बॉम्ब ब्लास्ट में 2 बच्चों की मौत हो गई। The northeast area where candle march organized at relief camp in Manipur as demands for justice raised after 2 kids were killed in Bishnupur bomb attack. जिसके बाद वायलेंस एक बार फिर भड़क गया, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक मारे गए बच्चे मैती कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और मैती ग्रुप्स ने इसका इल्जाम कुकी मिलिटेंट्स पर लगाया। हालांकि कुकी साइड ने इन एलिगेशंस को डिनाई कर दिया। इस इंसिडेंट के बाद मणिपुर में फिर से प्रोटेस्ट, कर्फ्यूज, फायरिंग और एम्ब्यूशंस देखने को मिले, और शायद यही मणिपुर क्राइसिस का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट है। यहाँ टेम्पररी पीस बार बार किसी न किसी नए इंसिडेंट के बाद दोबारा वायलेंस में बदल जाती है, और टेम्पररी पीस का मतलब यहाँ सिर्फ कुछ महीनों का साइलेंस नहीं है। मणिपुर में एथनिक टेंशंस और आइडेंटिटी बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट इंडिपेंडेंस के बाद से ही एग्जिस्ट करते आए हैं, लेकिन पिछले 3 सालों में ये कॉन्फ्लिक्ट पहले से कई ज्यादा वायलेंट और अनस्टेबल होता चला गया है, जैसे एक उबलता हुआ ज्वालामुखी धीरे धीरे फट रहा हो। इस मैटर को और कॉम्प्लिकेटेड बनाता है म्यांमार बॉर्डर का इशू। ऑपोजिशन वॉइसेस और मैती ग्रुप्स का ये आरोप है कि म्यांमार से इलीगल इमिग्रेशन ही मणिपुर के डेमोग्राफिक और सिक्योरिटी सिचुएशन को और ज्यादा अनस्टेबल बना देता है। कई मैती ऑर्गेनाइजेशंस का मानना है कि कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स और आर्म्ड एलिमेंट्स ने बॉर्डर रीजन्स में टेंशंस और भड़काया। वही
कुकी ग्रुप्स और एक्टिविस्ट्स का कहना है कि उनकी कम्युनिटी को अनफेयरली आउटसाइडर या इलीगल इमिग्रेंट लेबल किया जा रहा है, जिसकी वजह से मिसट्रस्ट और रिसेंटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गया है। और इन सब के पीछे कहीं ना कहीं मणिपुर का गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है। मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह मैती कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मैती नेशनल आउटफिट्स को इनडायरेक्ट सपोर्ट मिल जाता है, जिसकी वजह से टेंशंस और भी बढ़ते रह गए और कभी कम हुआ ही नहीं। असल में मणिपुर का इशू सिर्फ एक स्टेट का इशू नहीं है, ये इंडिया के डेमोक्रेसी, गवर्नेंस और सोशल डिविजन्स का भी एक रिफ्लेक्शन बन चुका है। एक तरफ कम्युनिटीज अपनी आइडेंटिटी और राइट्स बचाने की बात कर रही है, दूसरी तरफ आम लोग जो ना पॉलिटिक्स समझते हैं और ना इंसर्जेंसी, वही सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। किसी का घर जल रहा है, किसी का बच्चा मर रहा है और कोई रिलीफ कैंप्स में अपनी पूरी जिंदगी दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन शायद सबसे डेंजरस चीज वायलेंस है ही नहीं, बल्कि देश का धीरे धीरे इंसेंसिटिव हो जाना है। सोशल मीडिया पे हर रोज लेफ्ट वर्सेस राइट की लड़ाई ट्रेंड करती है, लेकिन मणिपुर जैसे इश्यूज कुछ दिनों बाद हेडलाइन से गायब हो जाते हैं। और जब डेमोक्रेसी में लोग रियल इश्यूज को इग्नोर करके सिर्फ पॉलिटिकल टीम सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, तब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, सिर्फ और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाती है। मणिपुर का कॉन्फ्लिक्ट हमें एक और अनकंफर्टेबल रियलिटी दिखाता है कि इंडिया में कास्ट, एथनिसिटी, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और वोट बैंक कल्चर अभी भी कितना डीपली रूटेड है। और शायद इसीलिए आज भी सवाल वही का वही खड़ा है, क्या इंडिया कभी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ पाएगा या फिर हर जेनरेशन किसी नए कॉन्फ्लिक्ट के साथ जीना सीखती रहेगी? आपका इस इशू पर क्या ओपिनियन है? क्या मणिपुर क्राइसिस को गवर्नमेंट, मीडिया और नेशनल पॉलिटिक्स ने सीरियसली हैंडल किया है, या फिर ये भी एक ऐसा इशू बन चुका है जिसे धीरे धीरे नॉर्मल बना दिया गया? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर बताना। और अगर आपको ऐसे ही डीप डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि कभी कभी सबसे इंपॉर्टेंट कहानी वही होती है जिसके बारे में सबसे कम बात होती है। साइनिंग आउट, अनफोल्डिंग इश्यूज।